शुरू करें। जय हिंद। आर्टिकल नंबर 111 तक हमने थोड़ा डिटेल्ड में देख लिया है। आज हमें आर्टिकल नंबर 112 देखना है। अच्छा, 112 एक्चुअल में है तो बजट से संबंधित, पर लिखा क्या होता है आपका? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने कहीं भी संविधान में नहीं देखा कि ये बजट शब्द जो है, जो एक्चुअल में एक फ्रेंच शब्द है, जो फ्रेंच भाषा से या फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है, ये कहीं भी हमने नहीं देखा कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि भारत बजट बनाएगा या भारत का बजट इस प्रकार से होगा या बजट के ये कार्य होंगे या बजट किस लिए बनाया जाएगा। हर जगह क्या लिखा होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल। अच्छा, फाइनेंस मतलब जहां पे किस चीज का लेन देन होता है? पैसों का लेन देन होता है, फंड्स का लेन देन होता है, वो होता है फाइनेंस सेक्टर आपका। तो अगर बात हो रही है किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो वो बात हो रही है हमारे संसद के परिप्रेक्ष्य में। और संसद हमेशा इस बजट का उपयोग या इस फंड्स का उपयोग किस चीज में करती है? कहाँ उपयोग किया जाता है? योजनाओं में किया जाता है। और किसमें यूज किया जाता है बजट्स का? बजट क्या केवल योजनाएं बनाने के लिए होते हैं? थोड़ा सोच कर बताइए। क्या यदि सरकार बजट पारित करती है या बजट पेश करती है तो क्या केवल वो योजनाओं के लिए है? किस किन चीजों के लिए वो हो सकता है बजट? बताइए। सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए बिल्कुल हो सकता है, सरकारी परिसंपत्तियों की मरम्मत करने के लिए हो सकता है, सरकारी नई परिसंपत्तियां एसेट्स बनाने के लिए हो सकता है, रेलवे सेक्टर में सुधार करने के लिए, कोई नया रिफॉर्म लाने के लिए, कोई नई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, कोई नई रेल ट्रेन वंदे भारत, कुछ भी ट्रेन 18 कुछ भी बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें किसमें होती हैं? आपकी बजट के अंतर्गत होती है। अच्छा, पहले क्या होता था कि रेल बजट और हमारा जो आम बजट है वो साथ में आता था, बाद में इन्हें अलग अलग कर दिया, पर वर्तमान में फिर से ये कैसे हैं? साथ आते हैं। तो ये चीज तो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें बजट पढ़ने से पहले ये समझना जरूरी कि बजट क्या होता है ना। अक्सर क्योंकि हम बजट हर साल देखते हैं कि बजट पेश किया गया। अच्छा, बजट पेश कौन करता है? हमारे वित्त मंत्री करते हैं। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है हमारी? तो निर्मला सीतारमण जी हमारी। ये फोटो बनी हुई है, यही है क्या? ये बजट पेश करती है हर साल आकर, है ना, कि हम आने वाले वर्षों में क्या क्या करने वाले हैं और किस सेक्टर के लिए हमने कितनी राशि आवंटित की है। ठीक है। अच्छा, आपको आगे चीजें ये भी पता चलेंगी कि अगर राशि आवंटित की जाती है और राशि में कमी हो जाती है तो क्या होता है। ठीक है। और यदि राशि आवंटित की जाती है तो केवल केवल बजट में पढ़ लेने से वो आवंटित हो जाती है क्या? संसद का कोई इस पे काम नहीं है कि उस राशि को एक्सेप्ट करे या एग्री करे कि हाँ हम आवंटित करते हैं। तो ऐसी बहुत सी पावर्स हैं। ये पूरी एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस शुरू होती है निर्मला सीतारमण जी, जो वर्तमान में आपकी वित्त मंत्री हैं, उनकी स्पीच के साथ। और स्पीच के साथ साथ उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। फिर कुछ उसमें मनी बिल्स भी होंगे, कुछ फाइनेंशियल बिल्स भी होंगे। तो उन बिल्स में किस प्रकार से कार्य किए जाएंगे, किस प्रकार से उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और कैसे वो चीजें आगे वर्क करती हैं, क्रियान्वयन उनका कैसे होता है बजट का, तो ये चीजें हम देखेंगे। फिलहाल जो बजट का पेशकश है, बजट कैसे आता है और किस प्रकार से वो कार्यरत है, वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल सबसे पहले हमें समझना है कि बजट होता क्या है। एक्चुअल में ये बजट जो हमने देखा, ये होता क्या है। तो बजट तो नहीं, बट हमारे यहाँ पर एक शब्द उपयोग किया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो हमें किस आर्टिकल के अंतर्गत देखने मिलता है? आर्टिकल नंबर 112। तो ये चीज आप याद रखिए, क्योंकि आर्टिकल नंबर 112 के बाद जो भी आर्टिकल्स आएंगे वो कहीं ना कहीं इस बजट से संबंधित रहने वाले हैं। ठीक है। चलिए, संविधान का अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 112 के तहत प्रति वर्ष सरकार कहां पर? संसद में पेश होता है। संसद में ही पेश होता है ना। संसद में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, पेश करती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बजट के नाम से जानते हैं। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बॉजेट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है। पर हमारे यहाँ ना ही चमड़े का थैला है और ना ही हमारे यहाँ पर ये शब्द है बजट, पर हम एक उसको अपनी आम भाषा में बोलते हैं। हमारे यहाँ तो सिंपल बोला जाता है कि भाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट वार्षिक वित्तीय आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा होता है। ये वित्तीय कर लेना इसको। भारत में एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के अनुमानित, ये अनुमानित होता है क्योंकि आपको भी पता है कि किस क्षेत्र में कब कितना पैसा लगना है आने वाले एक वर्ष में हम बता नहीं सकते। हो सकता है पैसा कम भी लग जाए, हो सकता है पैसा ज्यादा लग जाए, और कब बीच में कैसा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, कब कैसी ऐसी अर्थव्यवस्था में ये प्रॉब्लम आ जाए कि फाइनेंशियल थोड़ी सी स्टेबिलिटी ना रहे। तो इस स्थिति में ये केवल एक क्या होता है? अनुमान होता है। अनुमानित व्यय और प्राप्तियों के विवरण को बजट कहा जाता है। मतलब
कि सरकार कहां कहां व्यय करेगी और किन किन सेक्टर से उसको क्या होने वाला है, प्राप्तियां प्राप्तियां अर्थात एक चीज बताइए, टैक्स लेती है गवर्नमेंट। अब हर साल आपने देखा होगा कि जब भी बजट आता है तो ये सारी चीजें तो दूसरी सेकेंडरी चीजें हैं कि रेल ट्रेन कितनी बनेंगी, पटरियां कितनी बनेंगी, शिक्षा क्षेत्र में कौन सी नई यूनिवर्सिटीज बनेंगी। सबका फोकस होता है टैक्स में क्या चेंजेस हुए, जो मिडिल क्लास एम्प्लॉयज है क्या उसके टैक्स में कोई चेंजेस हुए, क्या कुछ जो अपर क्लास हैं क्या उनके टैक्सेस में गरीबों के लिए कुछ नई चीज आवंटित हुई क्या। तो सब फोकस किस पे करते हैं, टैक्स पे, क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा जो प्राप्ति, जो राजस्व प्राप्ति का आधार है वो क्या है, टैक्स है, ऋण है, इसके बाद आपके जो फाइन्स लगते हैं वो सारी चीजें हैं, तो सरकार वहां से प्राप्त करती है। अब सरकार खर्च कैसे करेगी जब सरकार प्राप्त ही नहीं करेगी। सरकार को यदि कहीं खर्च करना है तो उसके पास आना भी तो चाहिए। तो आने वाली चीजें और जाने वाली चीजें, इन सभी चीजों का जो लेखा जोखा होता है वो होता है बजट आपका। मैंने एक बजट बनाया और मैंने बताया कि आने वाले 1 वर्षों में मैं इन सेक्टर से लगभग इतने पैसों का या राजस्व की प्राप्ति करूंगा, और मैं इतने राजस्व को इन इन सेक्टर्स में क्या करूंगा, डिवाइड करके यूज करने वाला हूं। ये चीजें हमें पता है। भारत में अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण पेश करवाएगा। अर्थात पेश तो वित्त मंत्री करते हैं, बट करवाता कौन है, कौन करवाता है, राष्ट्रपति करवाते हैं। ये काम देख रेख में किसके होता है, राष्ट्रपति की। भले ही वित्त मंत्री पेश करते हैं पर ये जिम्मेदारी किसकी है कि हर साल पेश होना चाहिए, राष्ट्रपति की, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मनाया जाता है। कोई 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक नहीं मनाया जाता। क्या है हमारे यहाँ पर, फाइनेंशियल ईयर। तभी आपको पता होगा, सभी सुना होगा, मार्च एंडिंग चल रही, सभी अपने टैक्सेस पे करते हैं, सारे एम्प्लॉयज अपने टैक्स पे करते हैं, है ना। तो इसे क्लोजिंग वर्ष, क्लोजिंग ईयर कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च किस आर्टिकल के अंतर्गत है, 112। और किस शब्द, कौन सा शब्द है ये, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं, बजट। ये किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। एक बजट में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाता है, ध्यान से समझना, शब्दों में मत फंसना आप लोग। वित्तीय वर्ष मतलब समझ गए आप लोग, फाइनेंशियल ईयर। और जब भी मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो अब इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। फाइनेंशियल ईयर में कुल राजस्व और कुल प्राप्तियों का अनुमान, अभी हमने बात किया कि कुल राजस्व जो यूज होगा और कुल प्राप्तियां जो अनुमानित हैं, ये पूरा का पूरा बजट कैसा होता है, अनुमानित होता है, क्योंकि आप एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बता सकते, क्योंकि वो समय अभी आया ही नहीं है। इन प्राप्तियों को बढ़ाने के तरीके और साधन, जैसे गवर्नमेंट बोल देती है कि अब से जो आपके महंगे मोबाइल हैं, आपने सुना होगा महंगे मोबाइल्स हैं, या आपने सुना होगा जो मदिरा है, इन चीजों पर सरकार बोलती है कि हम इसमें और क्या बढ़ाते हैं, 5% टैक्स बढ़ा देते हैं। तो ये क्या हो गया, प्राप्तियों का एक नया आधार हो गया। गवर्नमेंट ने अपनी प्राप्तियां कहां से बढ़ा दी, यहां से बढ़ा दी। आपने सुना होगा कि मोबाइल सस्ते होंगे या फर्नीचर सस्ते होंगे। फर्नीचर एक्चुअल में ऐसा नहीं, सरकार ये नहीं लिखती कि सोफे सस्ते किए जाते हैं या पलंग या टेबल सस्ते किए जाते हैं। एक्चुअल में वो फर्नीचर के इक्विपमेंट, जैसे आपने लकड़ियां देखी हैं, या उस पर लगने वाला जो टैक्स होता है, तो अगर वो कम हो गया तो उससे बनने वाले फर्नीचर भी क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। सरकार ये नहीं कहती हमने एल्यूमिनियम सस्ता कर दिया, एल्यूमिनियम से बनने वाले जितने भी सामान है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सस्ते। सरकार उस पर्टिकुलर मेटल पे क्या कर देती है, टैक्स को कम कर देती है। इसके बाद वित्तीय वर्ष में कुल व्यय का क्या होता है, अनुमान होता है। पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण भी होता है। देखो, मान के चलते हैं कि एक बजट आया आपका 2024, तो 2024 में दो चीजें हैं, एक राजस्व व्यय है। अच्छा, राजस्व मतलब समझते हैं आप लोग, जो सरकार का फंड होता है उसे राजस्व बोला जाता है, राजस्व, ठीक है। और एक होता है आपका राजस्व प्राप्ति, ये अभी अनुमानित है, ये अनुमानित है, ये बताई जाएगी 2025 में, कि 2024 में जो हमने राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति अनुमान किया था, एक्चुअल में वो कितना हुआ, ये कब बताया जाएगा, 2025 में, ठीक है। और 2024 के बजट में एक चीज और शामिल होगी, 2023 की, कि एक्चुअल में राजस्व कितना आया, एक्चुअल में राजस्व व्यय कितना हुआ, और एक्चुअल में प्राप्ति कितनी हुई। आई बात समझ में। ये जो बजट आएगा, मान लो 24 का जो बजट है आपका,
ये जो बजट है 24, इसने बताया कि हम अनुमानित क्या रख रहे हैं व्यय 2025 के लिए, पर हम उसमें ये भी बताएंगे कि हमने जो 23 में रखा था तो एक्चुअल में हमें कितना राजस्व व्यय लगा और कितनी प्राप्ति हमें हुई। अर्थात बजट ये भी बताता है कि आने वाले वर्षों में खर्च क्या है और प्राप्ति क्या है, और बजट ये भी बताता है जो पिछला वर्ष निकल गया उसमें हमारा खर्च क्या था और व्यय और सॉरी प्राप्ति क्या थी। समझ में आई चीज? इसके बाद आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीतियों का विवरण ही करता है, कराधान प्रस्ताव और नई योजनाओं की शुरुआत से संबंधित होता है जो हम आने वाले वर्षों में लाने वाले। बजट का परिचय देखते हैं। अब यहां से थोड़ा ध्यान से समझना। अभी तक समझ में आया बजट क्या होता है? क्लियर है? बजट एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है कि जो आने वाले समय पे सरकार क्या करने वाली है, खर्च करने वाली है और नई फंड्स को प्राप्त करने वाली है, प्राप्ति करने वाली है। प्राप्त के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, टैक्सेस हो सकते हैं, आप पर जो कर लगाए जा सकते हैं या आप पर फाइन लगाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा वो ये भी बताता है कि हमने पिछले वर्ष कितना राजस्व व्यय खर्च किया और कितना राजस्व प्राप्त किया, ये हमें बताता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में बजट होता क्या है। देखो, भारत में हमारे पास एक केंद्रीय बजट है। हमारे यहाँ पर एक केंद्रीय बजट होता है हर साल जो हमारे वित्त मंत्री पेश करते हैं, जहां विभिन्न क्षेत्रों को एक निश्चित राशि आवंटित की जाती है। ध्यान रखना, अभी हम सिर्फ बजट का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें, इनको पेश कैसे किया जाता है, कैसे हर मिनिस्ट्री अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स भेजती है वित्त मंत्रालय में कि हमें यहाँ पर इतना फंड चाहिए, हमें यहाँ पे ये कार्य चाहिए। आपने सुना होगा नए हाईवेज के लिए इतना फंड्स निकाला गया, 10 लाख करोड़ निकाला गया कि नए हाईवेज बनेंगे, एक्सप्रेसवेज बनेंगे। तो ये पैसा मिनिस्ट्री की जेब में नहीं रखा होता है, ये बजट में संसद की स्वीकृति के बाद ही उस मिनिस्ट्री को क्या किया जाता है, अलॉट किया जाता है। हर चीज हमारे एक प्रोसेस से होती है। केंद्रीय बजट को आप ध्यान से समझिएगा, यहां से हमारे यहां पर केंद्रीय बजट को राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया। अभी अब इस चीज को आप याद रखो, हमारे यहां पर केंद्रीय बजट को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला राजस्व बजट और दूसरा, अभी क्या होता है राजस्व बजट पूंजी बजट हमें नहीं पता, पर पता चल जाएगा, मुश्किल नहीं है। अभी बहुत ही सरल भाषा में इसको मैं लिख कर लाया हूं, आप समझ जाएंगे। अब समझना, या फिर इसे आप बोल सकते हो राजस्व खाता या पूंजी खाता, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, अलग अलग मत समझना। या तो आप बोल सकते हो केंद्रीय बजट दो भागों में डिवाइड है, राजस्व खाता और पूंजी खाता, या राजस्व बजट और, ठीक है। अब समझना, सबसे पहले हम चलते हैं इस पर, राजस्व खाते पर। राजस्व खाते में दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक राजस्व व्यय और एक राजस्व, ये तो बहुत ही सरल हो गया क्योंकि हम तो शब्द से ही समझ गए कि एक्चुअल में क्या है। राजस्व व्यय का मतलब है कि जो फंड्स हैं गवर्नमेंट के वो किस सेक्टर्स में यूज हो रहे हैं या व्यय हो रहे हैं या खर्च हो रहे हैं, अर्थात वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, राजस्व व्यय कहलाएंगी। और जो सरकार के फंड में पैसा आ रहा है वो किसी भी रास्ते से आ सकता है, वो अभी हम देखेंगे, तो वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, राजस्व प्राप्ति। अर्थात केंद्रीय बजट में सरकार के पास दो खाते हैं, ऐसे समझो दो अकाउंट्स हैं, एक राजस्व खाता है और एक पूंजी खाता है। अभी पूंजी खाते को साइड कर दो, फोकस रखो किस पर, केवल राजस्व खाते पर। अब राजस्व खाते में आपको दो चीजें देखने मिलेंगी, एक राजस्व की प्राप्ति और एक राजस्व। देखो सिंपल चीज है, मान लो जैसे कि एक अकाउंट है ए व्यक्ति का, ठीक है, हम इसको छोड़ देते हैं, हम थोड़ी देर बजट पढ़ रहे हैं। ए व्यक्ति का एक अकाउंट है, तो अब उस अकाउंट में दो चीजें, ट्रांजेक्शन दो प्रकार से होते हैं ना, एक जो उसके पास उसने रिसीव किया और एक जो उसने क्या किया, खर्च किया, या फिर बोलना चाहिए क्या किया, स्पेंड किया, स्पेंड किया। ठीक है, एक उसने रिसीव किया है और दूसरा उसने खर्च किया। रिसीव मतलब उसने जो प्राप्त, आप इसको ऐसे समझिए, मान लो आपका अकाउंट है, मैंने आपको 10 रुपए भेज दिए, 10 ही भेजूंगा, ठीक है, तो वो आपने रिसीव किया और आपने मुझे 20 रुपए भेज दिए, आपके पास ज्यादा पैसा है, तो वो आपने क्या कर दिया, खर्च। पर आपके उस अकाउंट स्टेटमेंट में दोनों चीजें शो होती हैं, आना भी और जाना, वही तो हमारा राजस्व खाता है। राजस्व हमारे देश का एक खाता है, राजस्व खाता, जिसमें हमारे राजस्व प्राप्ति भी दिखाई जाएगी और राजस्व का व्यय भी दिखाया जाएगा। ये चीज समझ में आई? तो अभी केवल राजस्व में ध्यान दो आप, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। अब देखते हैं क्या है ये एक्चुअल में। राजस्व प्राप्ति, अब राजस्व प्राप्ति रसीद में एक कर रसीद होती है और एक गैर कर रसीद होती है। कर मतलब टैक्स, ठीक है, राजस्व प्राप्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको और सरल बनाते हैं, राजस्व प्राप्ति मतलब जहां से हमें पैसा आएगा, पैसा हमें आता है टैक्स से, हमें पता है। अब इसमें दो प्रकार की रसीदें होती हैं, एक होता है कर रसीद और एक गैर कर रसीद। कर रसीद तो आसान हो गया क्योंकि जो कर से प्राप्त वो क्या, जो कर से प्राप्त नहीं वो क्या, बस खत्म, इतना ही है, दिमाग नहीं लगाना। देखो
दो प्रकार के टैक्स लगते हैं हमारे पास, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो हर साल आप टैक्स के नाम पे करते हो, इनडायरेक्ट मतलब जो आप कुछ भी सामान खरीद रहे हैं या आप मूवी देखने जाते हैं तो एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, कुछ फूड आप ऑर्डर करते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। तो ये सारे टैक्सेस क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट है। यहां तक कि अगर आपने एक साबुन भी खरीदी है तो वो तो 10 रुपए की है और आपने 10 रुपए में ही खरीदी, पर आपको ये नहीं पता कि वो 10 रुपए में बिकने से पहले उसमें टैक्स ऑलरेडी लग चुका है। दुकानदार आपसे ये नहीं कहता है कि 10 रुपए की साबुन और 2 रुपए टैक्स, 12 रुपए दो, ऐसा कहता है क्या? वो जो एमआरपी है उसमें टैक्स ऑलरेडी क्या होता है, यानी आप दे तो एमआरपी रहे हैं पर इनडायरेक्टली आप उसमें क्या दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। तो ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, ये आपका कर रसीद के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कर रसीद। देखो, जो आपने टैक्स पटाया वो कर रसीद, और जो सरकार ने आप पर फाइन लगाए, जितने भी प्रकार के फाइन लगाया, फाइन बहुत प्रकार से लगाते हैं, जैसे चीजों की गलती करने पर, कुछ तोड़फोड़ पर, या फिर आपने कोई नियम कानून तोड़े हो जिस पर सरकार या कोर्ट आपको फाइन भरने को कहती है। ये जो प्राप्ति होती है राजस्व की, ये गैर कर रसीद कहलाता है। क्यों गैर कर रसीद कहलाता है? क्योंकि ये आपने टैक्स के नाम पर नहीं दिया। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा पीछे चलते हैं। भारत में केंद्रीय बजट होता है। केंद्रीय बजट में दो खाते होते हैं, एक होता है राजस्व खाता, दूसरा होता है पूंजी खाते। को थोड़ा साइड कर देते हैं। अब बात करते हैं राजस्व खाते की। राजस्व खाता यानी एक अकाउंट, इसमें दो चीजें होती हैं, एक राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति। अब राजस्व प्राप्ति के दो आधार हैं, एक कर रसीद और एक गैर कर रसीद। देखो, कर रसीद प्राप्ति वह है जो सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के माध्यम से मिलती है, यानी टैक्स के रूप में जो सरकार को प्राप्त होता है। जबकि गैर प्राप्ति, गैर कर रसीद प्राप्ति वह है जो सरकार शुल्क के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, फाइन के रूप में, रॉयल्टी के रूप में, अनुदान के रूप में, पीएसयू के लाभांश आदि के रूप में प्राप्त करती है। ये कहलाता है आपका गैर कर रसीद। पीएसयू समझ गए? अर्थात आपका ये जो गेल है, भेल है, ओआईएल है, सेल है, ये सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो लाभांश देते हैं ना, प्रॉफिट देते हैं, अब वो टैक्स हुआ क्या? ये गवर्नमेंट के हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, वो गैर कर रसीद के अंतर्गत आएंगे। आई बात समझ में? तो सरकार को फंड प्राप्ति के, राजस्व प्राप्ति के आधार दो प्रकार के हैं, एक टैक्स से रिलेटेड, दूसरे नॉन टैक्स यानी टैक्स से रिलेटेड नहीं है। ठीक है? टैक्स रिलेटेड जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरे आपको पता है जो शुल्क लगा या जो ब्याज लगा या जो जुर्माना, रॉयल्टी या जो पीएसयू के लाभांश आपको प्राप्त होते हैं, ये सारी चीजें कहलाती हैं प्राप्ति के आधार। क्या प्राप्ति? तो अभी केवल हम पैसा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, व्यय नहीं किया, राजस्व को प्राप्त किया। अब हम चलते हैं किस पर? राजस्व व्यय। सिंपल है। अब आप लोगों को ये चीज पता है कहां पर यूज होता है? विकास और गैर विकास। वहां पे कर और गैर कर था, यहां पर विकास और गैर कर। अच्छा, ये चीजें आपको रटनी नहीं है, ठीक है? ये चीजें आपको एकदम लिखनी भी नहीं है कहीं पर, आपको केवल एक समझ बनाने के लिए दिमाग में। बजट पढ़ाने से पहले आपके दिमाग में वो समझ बनाना जरूरी था, इसलिए ये चीजें लेकर आए हम, है ना? वरना सीधे 112 में मैं आपको बता देता कि वित्त मंत्री आएंगे, संसद में ऐसे पेश करेंगे, इस प्रकार से पास होगा और बाय बाय। ठीक है? पर बजट क्या होता है एक्चुअल में ये पता होना चाहिए। तो आज आपको पता है केंद्रीय बजट कैसा होता है? अभी तो पूरा नहीं पता है ना बेटा, अभी पूरा कहां पढ़ाया। केंद्रीय बजट में दो खाते होते हैं, एक राजस्व खाता, दूसरा पूंजी खाता। राजस्व खाते में पैसा आता भी है और पैसा जाता भी। आता है दो प्रकार से, एक कर के माध्यम से, दूसरा गैर कर के माध्यम से। अब इसमें कोई साइंस नहीं है, जितना भी पैसा टैक्स के रूप में आएगा वो कहलाएगा कर के माध्यम से, जो बिना टैक्स के रूप में आएगा वो कहलाएगा। कोई साइंस है इसमें? कुछ बहुत मुश्किल चीज है समझने वाली। फिर हम बात करते हैं व्यय की। तो एक होता है विकास में और दूसरा गैर विकास में। अब ये देख लेते हैं, मौजूदा परिसंपत्ति यानी वर्तमान में गवर्नमेंट के पास जो एसेट्स हैं उसमें किए गए मरम्मत कार्य को किस में लिया जाता है? राजस्व व्यय के अंतर्गत लिया जाता है। जबकि कानून व्यवस्था, रक्षा, वेतन के तहत होने वाले खर्चों को गैर विकास खर्चों में लिया जाता है। आई बस समझ में? मान लो ऐसे हमने ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स देखे, ये किसकी परिसंपत्तियां हैं? गवर्नमेंट की हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर की हैं? या आपका गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये किसकी हैं? गवर्नमेंट की हैं। अब इनमें यदि किसी भी प्रकार की मरम्मत, सुधार कार्य होगा तो वो विकास में होगा या गैर विकास में होगा? विकास में होगा ना, क्योंकि ये सारे किसके विकास में काम कर रहे हैं? देश के विकास में काम कर रहे हैं। पर वहीं पर यदि कोई कानून व्यवस्था में किसी प्रकार का सुधार होना है, अब आप ये मत सोचो कि कानून व्यवस्था किसी प्रकार का विकास नहीं करती, परंतु हम बजट पढ़ रहे हैं,
बजट में जो विकास की परिभाषा है वो प्रैक्टिकली चलती है, अलग तरीके से चलती है, ठीक है। जबकि कानून व्यवस्था, रक्षा, वेतन के तहत होने वाले खर्च, अब वेतन में किस प्रकार का विकास, ठीक है, वेतन के तहत होने वाले खर्चों को गैर विकास खर्चों में माना जाता है। समझ में आई चीजें? अब वापस चलते हैं, देखते हैं आपको कितना चीजें समझ में आई। एक केंद्रीय बजट है, ठीक है। चलिए, कितने खाते हैं इसके? दो खाते हैं। पहला बताओ, राजस्व खाता, और दूसरा पूंजी खाता। पूंजी खाते को थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं। राजस्व खाता, दो चीजें होती हैं क्या? एक राजस्व व्यय और दूसरा राजस्व प्राप्ति। अब इस प्राप्ति के भी दो साधन है। पहला कर रसीद और गैर कर रसीद। कर रसीद अर्थात कौन से टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्स या और इनडायरेक्ट टैक्स। गैर कर रसीद अर्थात फाइन्स वगैरह और आपके जो शुल्क लिए जाते हैं और आपके पीएसयू से होने वाला लाभांश, ये चीजें क्या कहलाती हैं आपकी? राजस्व खाता के तहत प्राप्तियां। अब समझ में आया? ये चार्ट में पहले भी बना सकता था, बट अब आपने बनवाया तो शायद बेहतर समझ पाए होंगे आप लोग। अब चलते हैं व्यय की ओर। व्यय में भी दो चीजें होती हैं, एक विकास व्यय होता है, एक गैर विकास व्यय होता है। विकास व्यय में हमने देखा, विकास अर्थात किसमें? जो हमारे पीएसयूज हैं इनकी क्या मरम्मत, या फिर पीएसयू बस नहीं, सरकारी सभी सभी परिसंपत्तियां, परिसंपत्तियां। फिर हमने देखा दूसरा गैर विकास व्यय अर्थात किसी कानून व्यवस्था को बनाने के लिए, रक्षा के क्षेत्र में, या वेतन से संबंधित, ये हमारे व्यय हैं। और ये हमारे किस प्रकार के व्यय हैं? गैर विकास व्यय हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई? अभी हम एक ही खाता पढ़े हैं, हमने कौन सा खाता पढ़ा है? अभी एक खाता और बचा है, कौन सा? पूंजी खाता। तो राजस्व खाता समझ में आया? सरकार पैसा रिसीव कहाँ से करती है, और उसे रिसीव करती है तो उसको किस आधार पर डिवाइड करती है? अगर वो टैक्स के रूप में आया तो किस में गया? टैक्स रसीद के अंतर्गत माना जाएगा। अगर वो टैक्स के तहत नहीं आया तो वो गैर कर रसीद के अंतर्गत माना जाएगा। और दोनों के दोनों ही व्यय की बात हो रही, सॉरी, दोनों ही प्राप्ति के एक साधन है। क्लियर है? ये चीजों का ये जो सिनॉप्सिस है केवल बना लेना समझ के लिए, है ना। इसको बना लोगे तो उतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको बस बना लोगे कॉपी में तो चल जाएगा काम। आगे बढ़ते हैं। बजट का परिचय। इसके अतिरिक्त अब क्या चलते हैं हम? पूंजी खाता। तो राजस्व खाते में दो चीजें थी, एक राजस्व प्राप्ति और एक राजस्व, सेम चीज, सेम है, पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्ति। कोई डिफरेंस आया क्या? ये तो और आसान हो गया। अभी हमने जो देखा कि राजस्व खाते में दो चीजें थी, एक राजस्व व्यय और राजस्व। पूंजी में भी वही चीज है, पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्ति। अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। पूंजीगत व्यय में राज्य सरकारों को दिए गए ऋण, विभिन्न ऋणों का पुनर्भुगतान, केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए ऋण, बुनियादी ढांचे के निर्माण पर किए गए खर्च आदि संबंधित हैं। अब पूंजी जहां पर यूज होती है सरकार की, जो उसकी खुद की जमा पूंजी होती है। अब देखो किसको, आपको समझ में आ रहा है दोनों में अंतर? राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय खर्च हो रहा था विकास के लिए या गैर विकास के लिए, और उसमें आपको पता था सरकार किसी ऋण नहीं दे रही थी, उन पैसों का कहीं पर भी ऋण नहीं, वो पैसों का उपयोग कर रही थी उस चीज को बेहतर बनाने के लिए। यहां पर अब क्या दिया जा रहा है? ऋण दिया जा रहा है। किसको? राज्य सरकारों को या यूटीज को। और वो राज्य उस ऋणों का जो पुनर्भुगतान भी है वो भी किसके अंतर्गत आएगा? आपका पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आएगा। और पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं? सरकारी परिसंपत्तियों के माध्यम से विनिवेश बिक्री के प्राप्त आय, ऋण वसूली, उधार, और ये तो वही चीज हो गई। ये दोनों के दोनों ही किसमें चल रहे हैं आपके? ऋण को क्या कहते हैं? ऋण मतलब क्या होता है ये बताओ पहले। अरे लोन मतलब, मैंने इंग्लिश में थोड़ी पूछा आपसे, लोन मतलब क्या होता है ये बताओ। उधार कह सकते हो आप। ये जो उधार, अब इसको सरल भाषा में समझते हैं पूंजी खाते को। जो उधार दिया गया ये है आपका पूंजीगत, जो उधार के रूप में इंटरेस्ट प्राप्त किया गया वो आपका क्या है? पूंजीगत प्राप्तियां। कितने प्रकार का होता है?
एक व्यय और दूसरा प्राप्ति। जो आपको लोन दिया, अच्छा किसको दिया ये लोन हमने? स्टेट्स को दिया, यूटीज को दिया। और जो लोन हमने क्या किया, सॉरी जो लोन नहीं, हमने जो इंटरेस्ट हमने, वो आपका पूंजी खाते के अंतर्गत क्या है? प्राप्ति है। तो ये तो बेहद ही आसान था, समझ में आई चीजें। इस प्रकार कुल प्राप्ति की यदि बात, अगर अपन को कुल प्राप्ति निकालना हो कि गवर्नमेंट की कुल प्राप्ति क्या हुई, तो इसी चार्ट में आओ। गवर्नमेंट की कुल प्राप्ति हुई पूंजीगत खाता के तहत पूंजी प्राप्ति प्लस राजस्व प्राप्ति। अब राजस्व प्राप्ति और पूंजी प्राप्ति को यदि प्लस कर देंगे तो क्या निकलेगी? कुल प्राप्ति निकलेगी। टोटल यहां से पैसा आया फंड और टोटल यहां से आया, ये कुल हमारी क्या कहलाई? प्राप्ति। और ऐसी कुल व्यय क्या कहलाया? कुल राजस्व व्यय प्लस कुल पूंजीगत व्यय हमारा कुल व्यय कहलाया। आई बात समझ में? कुल प्राप्ति क्या हुई हमारी? राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजी प्राप्ति है हमारी कुल प्राप्ति। और कुल व्यय कितना है हमारा? देखो वही लिखा हुआ है। इस प्रकार कुल प्राप्ति राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों का योग है और कुल व्यय पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय का योग है। इतनी चीजों में क्या समझ में नहीं आया ये बताओ? कुछ समझ में ना आया हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। है ऐसा कोई पॉइंट राजस्व प्राप्ति में समझ में ना आया हो, कर समझ में ना आया हो, गैर कर समझ में ना आया हो, पूंजी समझ में ना आई हो? अच्छा मैंने इंटरेस्ट के रूप में किसी चीज को प्राप्त किया, बताओ राजस्व प्राप्ति है पूंजी प्राप्ति है? मैंने किसी चीज को टैक्स के रूप में प्राप्त किया, वो कौन सी प्राप्ति है? राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत वो किस प्रकार की प्राप्ति है? कर या गैर कर? बिल्कुल सही, क्या है? और यदि मैंने कोई प्राप्ति शुल्क के रूप में प्राप्त की है तो वो किस प्रकार? गैर कर। किसके अंतर्गत? पूंजी या राजस्व? मैंने किसी स्टेट को लोन दिया हुआ है, वो कौन सा व्यय है? आई बात समझ में? बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़े। अब बजट कितने प्रकार का होता है वो देख लेते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ बजट देख लेते हैं। अच्छा उससे पहले सरकार हर साल बजट क्यों बनाती है? हर साल बनाती है? आप ही बता दो ना क्यों बनाती है। क्या करेंगे हम पढ़ के, आप बताओ क्यों बनाती है? मजा आता है इसलिए, विकास करने के लिए, बस विकास। कितना पैसा खर्च करेंगे, ठीक है, और बस यही बताता है बजट? अभी तो बताया थोड़ी देर पहले मैंने आपको, बस यही बताता है? और क्या बताए? किस सेक्टर में विकास करने वाले हैं या विकास के लिए बजट हम उसमें खर्च करने वाले हैं, इसके अलावा बजट और क्या बताता है? पिछले वर्ष भी हमने विकास के क्षेत्र में कितना कार्य किया, कितना बजट का व्यय किया और कितनी प्राप्तियां की, ये भी कौन बताता है? हमारा बजट बताता है। देखो सरकार हर साल बजट लाती क्योंकि उसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। सरकार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग, विनिर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि में विकासात्मक कार्यों के लिए क्या करती है? अपेक्षित व्यय करना चाहती है जो अनुमानित होता है। ठीक है, आपको पता है उद्योग सेक्टर में भी खर्च किया जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, विनिर्माण में भी खर्च किया जाता है जो अनुमानित होता है। ठीक है, आगामी वित्तीय वर्ष के खर्च को पूरा करने के लिए सरकार राजस्व के स्रोतों पर काम करने की कोशिश करती है। राजस्व के स्रोत मतलब, इस शब्द का अर्थ क्या हुआ? राजस्व के स्रोत मतलब जहां से राजस्व की प्राप्ति की जा सकती है, अर्थात उन क्षेत्रों में काम करने का प्रयास करती है। अर्थात नए कर लगाकर या करों की पिछली दरों को बढ़ाकर या घटाकर या किसी वस्तु की सब्सिडी को हटाकर सरकार क्या करती है? ऐसा नहीं है, अब देखो अगर गैस 1000 रुपए की मिल रही है और सरकार उसमें सब्सिडी 200 रुपए की दे रही है तो ये सरकार की जेब से जा रहा है। और अगर इस सब्सिडी को हटा दे तो सरकार को 1000 रुपए सीधा सीधा 200 रुपए उसका बचेगा। मतलब सरकार ने अपने राजस्व को प्लस किया या माइनस किया? सब्सिडी हटाया तो माइनस किया या प्लस किया? वैसे ही अभी एक हर घर सोलर योजना आई है ना, जिसमें जिसके तहत सरकार सोलर लगाने के लिए आपको क्या दे रही है? तो अभी वो सरकार के राजस्व से जा रहा है। मान लो अगर सोलर लगाने में खर्च है 1.5 लाख का, तो एज अ एग्जाम्पल समझते सरकार इसमें आपको 40,000 रुपए दे रही है। ऐसा एग्जैक्ट नंबर मैंने नहीं बताया पर एग्जाम्पल के तौर पे कि 1.5 लाख का खर्च है तो सरकार कितना दे रही है? 40। तो ये उसके राजस्व से क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। अगर सरकार इस सब्सिडी को हटा दे तो ये उसके राजस्व में प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि उसने सब्सिडी को क्या कर दिया है? हटा दिया। अर्थात उसने अपने राजस्व प्राप्ति के साधन को बढ़ाया या घटाया?
वही समझते हैं। मान लो इस साल बजट आया और उन्होंने बोला कि हम सब्सिडी देंगे 40,000 की, तो राजस्व पर एक भार आया कि 40,000 पर व्यक्ति या पर हर घर में हमें देना पड़ेगा, जो जो लगवाएंगे इस योजना के तहत। पर उसी नेक्स्ट ईयर बजट आता है कि हमने जो लास्ट ईयर बजट दिया था और हमने उसके तहत जो सब्सिडी दी थी, हम उस सब्सिडी को अब क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो समाप्त कर दिया अर्थात वो भार खत्म, तो सरकार के राजस्व का प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा। तो इस प्रकार से सरकार इसलिए भी लाती करों को बढ़ाना या पिछली दरों को बढ़ाकर या घटाकर या सब्सिडी को हटाकर किस प्रकार से राजस्व को बढ़ाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में सरकारें यहां तय करती हैं कि मुख्य रूप से किन वस्तुओं पर कितना खर्च किया जाएगा और इन खर्चों के लिए धन की व्यवस्था कैसे की जाएगी। एकदम सरल भाषा में ऐसे आय और व्यय विवरणों के विवरणों को बजट कहा जाता है। प्रत्येक बजट एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है और हम उस निश्चित अवधि को जानते हैं कितनी होती है, 1 वर्ष की होती है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है। समझ में आई यहां तक चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं। बजट के प्रकार, एक होता है आपका पारंपरिक, और आपको मैं सबसे पहले इसको एकदम सरल भाषा में बताता हूं। वो बजट जिसके आउटकम, आउटकम मतलब हम इसे हिंदी में बोलेंगे परिणाम, परिणाम पर जोर नहीं दिया जाता या इसके आउटकम पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता। अर्थात मान लीजिए मैंने 1,000 करोड़ का बजट किसी चीज के लिए बनाया पर वो चीज कभी पूरी ही नहीं हुई, तो उस चीज पर कभी ध्यान नहीं दिया, केवल बजट बना दिया जाता है, अब वो पूरा हो या ना हो। समझ में आया। ये होता है आपका क्या, आम बजट। पूरा करने के लिए भी एक प्रकार का बजट है जो आपको अभी आगे पता चलेगा। देखो, वर्तमान आम बजट की प्रारंभिक संरचना को पारंपरिक बजट के रूप में जाना जाता है। आम बजट का मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका और विधायिका पर क्या करना है, वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना होता है। इस बजट में भारत सरकार द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में किए गए खर्च का क्या होता है, ब्यौरा होता है। हालांकि इस बजट में खर्च का परिणाम नहीं बताया जाता, अर्थात आपने किसी चीज के लिए एक राशि आवंटित की परंतु वो राशि का क्या उपयोग हुआ, वो राशि ने आउटकम क्या दिया, कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये होता है आपका आम बजट। इस प्रकार पारंपरिक बजट के पीछे का मुख्य विचार यानी स्वतंत्र भारत की समस्याओं को हल करना और विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना नहीं है। क्यों? क्योंकि विकास तो तभी होगा ना जब आपने जो राशि आवंटित की है वो कार्य पूरा हो जाए। मान लीजिए मैंने एक ब्रिज बनाने के लिए, हमने एक ब्रिज बनाने के लिए क्या की, एक बजट निकाला और राशि आवंटित की, पर वो ब्रिज कभी बना ही नहीं, तो क्या विकास हुआ? ये है आपका आम बजट जो आउटकम पे निर्भर नहीं रहता है। इसका काम केवल क्या है, कार्यपालिका और विधायिका पर क्या करना है, नियंत्रण स्थापित करना है। परिणाम स्वरूप प्रदर्शन बजट जिसे हम बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट का मसौदा तैयार करने की आवश्यकता और महत्व को स्वीकार किया गया और इसे पहले के पारंपरिक बजट के पूरक बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब क्या किया जाता है, आम बजट के साथ एक सप्लीमेंट्री बजट को प्रस्तुत किया जाता है जिसे बोला जाता है परफॉर्मेंस बजट। और परफॉर्मेंस बजट में जिस चीज को इंक्लूड किया गया उसका आउटकम आना कंपलसरी है, उसको आपको आउटकम देना ही पड़ेगा। वो काम उस समय सीमा के अंदर उस बजट के भीतर या उस राशि के भीतर पूरा होना जरूरी है। देखते हैं। दूसरा है आपका प्रदर्शन बजट जिसे परफॉर्मेंस बजट भी कहा जाता है। जब किसी गतिविधि के परिणाम को किसी भी बजट का आधार माना जाता है, ठीक है, एक बजट है और उस बजट का आधार ही आउटकम है। मतलब जब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा उस बजट का जो बोलना चाहिए प्रायोरिटी थी या उस बजट का जो मुख्य उद्देश्य था वो कभी पूरा नहीं हो सकता। तो ऐसे बजट को क्या बोला जाता है, प्रदर्शन बजट। दुनिया में पहली बार प्रदर्शन बजट किसने पेश किया, यूएसए ने। 1949 में सर हुपर के नेतृत्व में अमेरिका में एक प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदर्शन बजट बनाने की सिफारिश की। परफॉर्मेंस बजट में यह बताना सरकार की मजबूरी है कि उसने जनता की भलाई के लिए क्या किया और कितना किया, क्योंकि इसमें वो चीज सब इंक्लूड रहता है कि जो राशि आवंटित की गई थी उसमें उसका यूज कहाँ हुआ और उसका आउटकम क्या है। ये आपको किसमें दिखाना पड़ेगा, प्रदर्शन बजट। नाम ही ना परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मतलब करके दिखाओ, सीधी बात है ना। अगर हम आपको कुछ दे रहे हैं तो आपको करके दिखाना पड़ेगा उस चीज को। भारत में प्रदर्शन बजट को परिणाम बजट के रूप में जाना जाता है। अभी परिणामी बजट आगे की स्लाइड में मैं आपको वो चीज समझाता हूँ। फिर आता है शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट क्या होता है, देखो मान लो किसी कार्य के लिए कोई बजट बनाया गया था और अगले वर्ष उसी कार्य के लिए फिर से क्या बनाया जाएगा,
तो जब ये अगले वर्ष बजट बनाया जाएगा उसी कार्य के लिए, तो इस पुराने बजट पर या पुराने किए गए कार्य पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाएगा। यहां पर उसकी एकदम क्या की जाएगी, फ्रेश स्टार्ट। क्या किया जाएगा, फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, सरल भाषा पे समझते हैं कि मान लीजिए मैंने आपको कोई काम दिया आज और मैंने आपको उसके लिए एक राशि दी, परंतु एक साल बाद फिर से मैं आता हूं और मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैंने आपको उस काम के लिए वो राशि दी थी, तो वो राशि तो ठीक है और ये राशि आप और रखिए और इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होता। एक वर्ष के पश्चात जब मैं आपको वो काम पुनः दूंगा तो अब वो क्या होगा, एकदम फ्रेश स्टार्ट होगा, यानी फिर से पूरा का पूरा राशि से लेके बजट क्या होगा, एकदम न्यू होगा। फिर से राशि आवंटित की जाएगी और काम एकदम नए सिरे से क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। यहां समझना, भारत में इस प्रकार के बजट को अपनाने के दो प्राथमिक कारण हैं। देश के बजट में लगातार क्या होना, राजस्व घाटा होना, और बजट का खराब कार्यान्वयन किया जाना। देखो, शून्य आधारित क्या होता है, मान लीजिए कि किसी सेक्टर के लिए कोई फंड रेस किया गया था पिछले बजट में, पर वो ना तो वो बजट किसी काम का रहा, ना ही उस सेक्टर में हमने कोई डेवलपमेंट देखी, तो सरकार इससे थोड़ा सा हिल जाती है, थोड़ा सा चिढ़ जाती है, तो वो बोलती है हटाओ पुरानी चीजों को, एकदम अलग करो। हम नए सिरे से फिर से नया बजट लाएंगे, नई राशि आवंटित करेंगे, नए लोगों को लगाएंगे और नया काम उस चीज को क्या करेंगे, हमें उस पुरानी चीज को अब सोचना ही नहीं है। हम बोलते हैं ना, छोड़ दो पुरानी चीजें, उससे अब छोड़ो, हम नए सिरे से नया शुरू करते हैं। तो बस वही चीज है आपकी शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट में ना तो पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए खर्चों पर विचार किया जाता है और ना ही पिछले वित्तीय वर्ष के खर्चों को आगामी वर्षों के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब ना ही पुराने खर्चों पर ध्यान दिया जाएगा या विचार किया जाएगा कितना खर्च हुआ, ना ही उस राशि का कोई जो बची हुई राशि है या जो राशि आवंटित की गई थी उस पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाएगा, ना ही उसको उपयोग। अब हम नई राशि आवंटित करेंगे और उसको हम नए सिरे से फिर रीस्टार्ट करेंगे। ये किसमें किया जाता है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आम बजट क्या करता है आपका, आम बजट क्या करता है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच वित्तीय नियंत्रण स्थापित करता है, परंतु कभी भी वो परिणाम या आउटकम पर ध्यान नहीं देता। इसलिए हमने आम बजट के साथ एक सप्लीमेंट्री या पूरक बजट डाल दिया, उसको हमने नाम दिया परफॉर्मेंस बजट, यानी प्रदर्शन। परफॉर्मेंस बजट में जो चीज है उसको पूरा करना कंपलसरी है, क्योंकि परफॉर्मेंस बजट ये बताता है कि आपने जनता के लिए क्या किया और कितना किया। ठीक है, तीसरा बजट है, जो भी चीज पहले की गई थी अब हमें उससे किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है। जो भी राशि पहले आपने हमें आवंटित की थी उससे हमें किसी प्रकार का लेना देना, अब हम उसे नए सिरे से शुरू करेंगे और हम फिर से नई राशि उसके लिए आवंटित करेंगे। ये क्या होता है, शून्य। शून्य आधारित बजट के तहत प्रत्येक गतिविधि को शून्य आधार पर तय किया जाता है एकदम शुरू से, यानी पिछले खर्चों पर विचार नहीं किया जाता। इस बजट को बोलते हैं सनसेट बजट। क्या बोला जाता है, सनसेट बजट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले शून्य आधारित बजट पेश करना होता है। मतलब वित्त आपका जो समाप्त होने वाला रहता है वित्तीय वर्ष, ये मैं आपको बजट के पेशकश में बताऊंगा। ठीक है, उसमें आपको आपके वित्तीय वर्ष समाप्ति के पहले शून्य आधारित बजट को क्या करना पड़ता है, पेश करना होता है। कल हम जब पढ़ेंगे इसके बारे में, पेशकश के बारे में, तो किस प्रकार से वित्त मंत्री आती हैं, किन किन डिपार्टमेंट से वो सिफारिशें लेती हैं, प्रोसेस क्या होती है, बजट को पढ़ा कैसे जाता है और बजट इंप्लीमेंट किस प्रकार से होता है, ये चीजें हम पेशकश में देखेंगे। ये चीज क्लियर है, शून्य आधारित बजट। इसके बाद आता है आपका अंतिम बजट, जेंडर बजट। क्या है, जेंडर बजट। ठीक है, जेंडर बजट तो कुछ है ही नहीं। जेंडर मतलब जेंडर, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। क्यों नहीं होते ट्रांसजेंडर, अब तो गवर्नमेंट भी फॉर्म में मानती है ना। अब अदर नहीं होता है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर उनको भी समान हक दिया गया है। जेंडर बजट, यदि कोई बजट बच्चों और महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाओं और योजनाओं का वर्णन करता है तो इसे क्या कहते हैं, साफ बोल दिया ना आपने, किसमें से किसे बाहर रखा जाएगा, मेल्स को बाहर रखा जाएगा। रोल ऑफ बैठ के कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। केवल किन के लिए लाया गया है, केवल महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए लाया गया है, इसलिए से बोल दिया जेंडर बजट। जेंडर बजट के माध्यम से सरकार महिलाओं के लिए विकास, कल्याण और सशक्तिकरण योजनाओं पर, कार्यक्रमों पर खर्च की जाने वाली राशि की घोषणा करती है। ठीक है, और इस पर आप आपत्ति नहीं उठा सकते हो। वो लाया ही महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए गया है, महिलाओं को समाज में उच्च स्थान दिलाने के लिए। आपने देखा होगा ना कि महिलाओं को उद्यमी बनाने, एंटरप्रेन्योरशिप में आगे लाने के लिए सरकार नई नई स्टार्टअप योजनाएं लाती है जो केवल महिलाओं के लिए होती है। उसमें महिलाओं के लिए राशि आवंटित की जाती है ताकि वो खुद का कोई अच्छा नया बिजनेस
शुरू कर सके। ये नीचे स्तर पर भी होता है और ऊपर बड़े स्तर पर भी होता है। नीचे स्तर पर आपने देखा होगा छोटे छोटे लघु उद्योगों के लिए राशियां आवंटित की जाती हैं, तो ये सब बजट में ही किया जाता है जो केवल महिलाओं के लिए। तो पुरुष ऐसे में क्या करते हैं, घर के पुरुष अपनी महिलाओं के नाम पर उस योजना का क्या उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। क्या लगता है पूरी लाडली बहना योजना क्या सब महिलाएं यूज कर रही हैं? पुरुष पुरुष ऐसे डेट में लाते हैं, जल्दी से तारीख आ जाओ, 1250 रुपए अकाउंट में आ जाए, तो 250 आपके महिला के और 1000 रुपए पुरुष के। ऐसे ही होता है हमारे समाज में। तो क्लियर है? तो हमने आज देखा कि बजट का वर्ष क्या होता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। बजट शब्द है फ्रांसीसी शब्द जो बजट से बना है, परंतु हमारे यहाँ बजट शब्द का कहीं भी उपयोग नहीं किया जाता। हम तो उसे बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसका हमें वर्णन देखने मिलता है आर्टिकल नंबर 112। फिर हमने देखा था केंद्रीय बजट में 2 खाते होते हैं, एक राजस्व खाता और एक पूंजी खाता। राजस्व खाते में दो, एक प्राप्ति होती है, एक व्यय। सेम एज पूंजी खाते में भी प्राप्ति होती है और व्यय होता है। अगर सारे की सारे टैक्स से संबंधित प्राप्तियां देखी जाए तो राजस्व खाते में आती हैं, सारे से सारे लोन से संबंधित या इंटरेस्ट से संबंधित प्राप्तियां तो वो पूंजी में आती हैं। इसके बाद हमने देखा था बजट के प्रकार क्या होते हैं। तो बजट में हमने आम बजट देखा जिसमें आउटकम पर ध्यान नहीं दिया जाता। फिर हमने देखा परिणामी बजट। ठीक है, परिणामी बजट जो आपका होता है, परिणामी बजट, इसमें आपने जो बजट बनाया है या जो कार्य के लिए आपने राशि आवंटित की है, उस कार्य का आउटकम निकलना जरूरी है, अर्थात उस कार्य का पूरा होना आवश्यक है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब। ठीक है, ये है आपका क्या, परिणामी बजट। परिणामी बजट को आम बजट के साथ ही एक पूरक के रूप में यूज किया जाता है और वही उसका आधार होता है। अगर वो काम पूरा नहीं हुआ, अर्थात बजट का मेन काम जो था, जो बजट का आधार था, वो अब तक पूरा नहीं किया गया। फिर हमने देखा वित्तीय वर्ष के अंत तक आपको शून्य आधारित बजट पेश करना होता है और शून्य आधारित बजट में कभी पुरानी की गई खर्चों पर या पुरानी की गई योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें एकदम फ्रेश स्टार्ट किया जाता है। शून्य आधारित बजट को हम और क्या कहते हैं, सनसेट बजट। क्या कहते हैं, सनसेट, अर्थात डूबता हुआ सूरज, उगता हुआ नहीं। कौन सा सूरज, डूबता हुआ सूरज। सनसेट मतलब डूबता हुआ होता है ना। अब मुझे तो इतना नहीं आता, आप ही लोग बताइए क्या होता है, डूबते ही हुआ ना। तो अभी केवल मैंने आपको बजट से थोड़ी बहुत दोस्ती करवाई है, कल हम इसे पेश करवा देंगे और परसों तक हम इसे पारित करा के अलग कर देंगे, हमें मतलब ही नहीं फिर बजट से। क्लियर है? तो समझ में आई चीजें अच्छे से? कोई ऐसी चीज है जो समझ में ना आई हो? क्लियर है अच्छे से? चलिए, जय हिंद।